क्वेश्चंस आप लोग बताएंगे कितना आपने पढ़ा है और कितना आपको याद है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि वित्तीय विवरण के अंतर्गत कौन कौन से विवरण तैयार किया जाता है, कमेंट करके बताएंगे कि वित्तीय विवरण के अंतर्गत कौन कौन से विवरण तैयार किए जाते हैं, जल्दी से बताइएगा। अब जो सेशन है वो आप सभी का है, हम आपसे सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे और आपका कमेंट आना चाहिए सभी स्टूडेंटों का, जिससे पता चलेगा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो आपको कितना तैयार हो पाया है। कमेंट करके बताइएगा कि वित्तीय विवरण के अंतर्गत कौन कौन से विवरण को तैयार करते हैं, कमेंट कीजिएगा आप लोग। चलिए, जूही परवीन का आंसर है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और सभी लोग कमेंट करेंगे। तो बैलेंस शीट क्या है, वित्तीय विवरण के अंतर्गत हम लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को तैयार करते हैं। सिर्फ जूही परवीन का ही आंसर आया है, तो शॉर्ट में भी आप लोग लिख सकते हैं T&P&L। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, किस खाते को आय विवरण के रूप में जाना जाता है। अब बताना है आपको कि किस खाते को आय विवरण के रूप में जाना जाता है, कमेंट करके बताएंगे आप लोग कि किस खाते को आय विवरण के रूप में जाना जाता है। किस खाते को आय विवरण के रूप में जाना जाता है, सेम। चलिए, जूही परवीन का कमेंट आया है, बाकी सभी लोग का कमेंट नहीं आ रहा है। तो ट्रेडिंग एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या कहते हैं, आय विवरण कहते हैं। सौरभ जी का राइट आंसर आया है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ही हम लोग आय विवरण कहते हैं, इनकम स्टेटमेंट कहते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, व्यापारिक व लाभ और हानि खाते में डेबिट शेष किसको व्यक्त करता है। अब आपको बताना है कि जो नाम शेष है, नाम बैलेंस है, वो किसे शो करता है। व्यापारिक व ट्रेडिंग एंड लॉस अकाउंट यानी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस किस चीज को शो करता है, प्रॉफिट को शो करता है या लॉस को शो करता है, कमेंट करके बताएंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड, तो डेबिट शेष आपको क्या शो करता है। जो बैलेंसिंग अमाउंट आपको डेबिट शेष का मतलब जो डेबिट शेष कहाँ लिखाता है, लॉस को दिखाता है। चलिए, जूही परवीन का राइट आंसर आया है, लॉस को वो दिखाता है, यानी हानि को ये दिखाता है, क्योंकि डेबिट शेष का मतलब यानी डेबिट शायद अधिक होगा तो बैलेंसिंग अमाउंट यहाँ पे निकलता है, तो वो आपको लॉस आता है। ठीक है, लॉस को, चलिए आप सभी का कमेंट है, तो उम्मीद है क्वेश्चंस आपको ये सभी जो पढ़ा दिया गया है, यदि नोट करना तो ठीक है, फिर आप लोग कमेंट करके बताएं। आगे देखेंगे, अब आपको बताना है कि प्रारंभिक स्टॉक वर्ष के दौरान क्या परिवर्तित हो सकता है या नहीं, ये आपको बताना है। जो ओपनिंग स्टॉक है वो अकाउंटिंग ईयर्स के दौरान चेंज हो सकता है कि नहीं। चलिए, जूही परवीन का कमेंट आया है, नहीं हो सकता है, जो कि बिल्कुल सही है। ओपनिंग स्टॉक है वो अकाउंटिंग ईयर के दौरान चेंज नहीं होता, हम लोग क्लास में भी इसका अध्ययन किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्रय वापसी का लेखा प्रविष्टिकरण यानी परचेज रिटर्न क्या है, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, रिटर्न का एंट्री आपको करना है, क्या करना है, एंट्री आपको करना है। तो शॉर्ट में लिख सकते हैं परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट, डेबिट और टू परचेज अकाउंट, जस्ट अभी हमने बताया था, तो आप कमेंट कर सकते हैं पी आर टू पी। चलिए, जूही परवीन का राइट आंसर आया है परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। सौरभ जी का भी आंसर आ गया है, परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ध्यान में आप लोग रखेंगे। चलिए, अब बताएंगे क्वेश्चन आपके सामने, समीकरण दिया हुआ है आपको, समीकरण है आपके सामने, संपत्ति इजकल टू देयता
प्लस इक्विटी किससे संबंधित है? क्रेडिट शीट से, BI शीट से, बैलेंस शीट से या रिजर्व शीट से? तो कमेंट करके ऑप्शन बताएंगे कि जो एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी, और इक्विटी को ऐसे हम लोग क्या कहते हैं? कैपिटल भी कहते हैं, ये ध्यान में रखेंगे। तो 3 ऑप्शन जो ही परवीन जी का आया है। तो संपत्ति बराबर एसेट्स प्लस लायबिलिटी प्लस कैपिटल होते हैं, ये जो संबंधित है किससे? वो बैलेंस शीट से संबंधित है। चलिए सौरभ जी का भी कमेंट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किसे स्थिति विवरण के रूप में माना जाता है? अभी हम लोगों ने जस्ट पहले वाले क्वेश्चन देखा था, आय विवरण किसे कहते हैं। अब आपको बताना है स्थिति विवरण के रूप में किसे माना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है तुलन पत्र यानी बैलेंस शीट। सेकंड ऑप्शन है प्रॉफिट एंड लॉस विनियोग खाता। थर्ड ऑप्शन है लाभ और हानि खाता। और फोर्थ ऑप्शन है ट्रेडिंग खाता। तो कमेंट करके बताएंगे कि किसे स्थिति विवरण कहा जाता है। ए ऑप्शन जूही परवीन जी का, सौरभ जी का है जो राइट आंसर। स्थिति विवरण, बैलेंस शीट को स्थिति विवरण कहते हैं, और आय विवरण किसे कहते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आय विवरण कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम लोग 8 चलेंगे। दिया हुआ है आपको एक्स लिमिटेड के संबंध में निम्नलिखित आंकड़े उपलब्ध है। जो ओपनिंग डेटर है, क्या है? ओपनिंग डेटर आपको दिया हुआ है 12,000 रुपया ओपनिंग डेटा दिया हुआ है। फिर अंतिम देनदार दिए हुए हैं 15,000 रुपया, और उधार बिक्री आपको 28,000 रुपया हुआ है, 28,000 रुपया हुए हैं। तो ग्राहक से प्राप्त नगद राशि आपको बताना है। तो देखेंगे आपके पास स्टार्टिंग में डेटर कितना था, देनदार कितने थे? 12,000 रुपया आपको, माने पिछले ईयर से डेटर आपको ओपनिंग में प्राप्त है कि 12,000 रुपया हमारे पास डेटर है। बस दौरान माने अकाउंटिंग ईयर के दौरान हमने देखा कि 28,000 रुपया का हमने उधार विक्रय किया, मैंने 28,000 रुपया का और डेटर हमने बना लिया। तो इसे क्या कर लेंगे? ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करके आ गया आपको 40,000 रुपया का डेटर इस ईयर में हमने बनाया था। बट लास्ट में हमने पाया कि आपके पास डेटर कितना है? 15,000 रुपया का। यानी डेटर का मतलब आपने जो उधार अभी तक बेचा है उसमें से टोटल कितना है? 15,000 का उधार, यानी क्लोजिंग डेटर यानी अंतिम देनदार दिया हुआ है। अंतिम देनदार दिया हुआ है, तो इसे हम लोग घटा देंगे। यानी टोटल हमने कितना का बेचा था उधार? 40,000 का। बट हमारे पास उधार अब बच कितना करा है? 15,000 का। तो जो शेष जो घाटा है वो आपका क्या है? कैश आपको प्राप्त हो गया, यानी नगद आपको प्राप्त है। उधार बेचे थे हमने 40,000 का, बट 25,000 रुपया आपके पास क्या कैश मिल गया है। तो आपके पास 15,000 रुपया उधार में अभी तक बचा हुआ। तो आपको पूछा कितना था? नगद राशि। तो ए ऑप्शन सभी का सही आंसर आया है। प्रवीण जी का भी ए ऑप्शन है, सौरभ जी का भी ए ऑप्शन है। तो ए ऑप्शन। तो इसी तरह से आपको डेटर या क्रेडिटर भी निकालना रहेगा, तो ध्यान रखेंगे, आराम से आप लोग निकाल लेंगे। ओपनिंग प्लस जो अकाउंटिंग ईयर के दौरान जो आपने क्रेडिट सेल या क्रेडिट परचेज किया उसे ऐड करते हैं, और क्लोजिंग को क्या कर लेते हैं? घटा देते हैं, जिससे आपको कैश निकल जाएगा नगद में। तो ये ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3, क्या है? कंपनी अधिनियम 13 की अनुसूची 3 के अनुसार निर्धारित तुलन पत्र, यानी तुलन पत्र का मतलब बैलेंस शीट के प्रारूप के अनुसार चालू पूंजीगत कार्य को, यहाँ पे देखेंगे चालू पूंजीगत कार्य को शीर्षक के तहत रखा गया। अमूर्त संपत्ति, चालू संपत्ति, अचल संपत्ति और ऋण एवं अग्रिम संपत्ति। तो यहाँ पे ध्यान देंगे पूंजीगत की बात कर रही है। चालू पूंजीगत संपत्ति, जैसे आपने एक बिल्डिंग बना रहे हैं, ये कंस्ट्रक्शन में है, तो इसे हम लोग चालू पूंजीगत संपत्ति कहते हैं। तो इसे किस शीर्षक के अंतर्गत लिखा जाएगा? तो यहाँ पे देखेंगे आपके पास पूंजीगत संपत्ति है। अमूर्त संपत्ति में जो नहीं दिखाई देता है उसे लिखते हैं चालू संपत्ति में जो करंट एसेट्स होंगे वो, और ऋण एवं अग्रिम यानी जो आपने ऋण या एडवांस दे रखा था उसको हम लोग, तो बी ऑप्शन यहाँ पे नहीं होगा, ये ध्यान देंगे।
जो देखेंगे पूंजीगत है, जैसे आपने क्या है, एक बिल्डिंग आपको कंस्ट्रक्शन में है, तो इसे हम लोग चालू पूंजीगत संपत्ति के अंतर्गत, कंस्ट्रक्शन में रहता है तो उसे हम लोग रखते हैं। तो ये जो है अचल संपत्ति के अंतर्गत आएंगे। क्या है? अचल। भवन निर्माण पर जो व्यय किया गया है चालू वर्ष में, उसे पूंजीगत संपत्ति, चालू पूंजीगत संपत्ति रखते हैं। क्या कहते हैं उसे? यदि आपने एक बिल्डिंग निर्माण कर रहे हैं, उसमें जो खर्च हुए हैं उस अकाउंटिंग ईयर में, उसे चालू पूंजीगत संपत्ति के अंतर्गत रखा गया है, कार्य के शीर्षक में रखा गया है, और बैलेंस शीट में उसे अचल संपत्ति में ही हम लोग शो करते हैं। ये ध्यान रखेगा। यह एक जो गैर चालू एक्सपेंसेस के अंतर्गत आते हैं। चालू पूंजीगत कार्य की बात यहाँ पे समझ गए कि कोई भी जो फिक्स एसेट्स है उसके अंडर कंस्ट्रक्शन है और इस अकाउंटिंग और उसे खर्च किया है, तो उसे हम लोग चालू पूंजीगत कार्य कहते हैं, और उसे हम लोग लिखेंगे कहाँ पे? अचल संपत्ति के अंतर्गत लिखते हैं। चलिए, क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार बीमा कंपनी, बैंकिंग कंपनी, बिजली के उत्पादन आपूर्ति आदि में लगी कंपनियों के मामले को छोड़कर आपको बताना है कि कंपनी अधिनियम 13 के प्रावधान के अनुसार डॉट डॉट में निर्धारित फॉर्म को अनुसार बैलेंस शीट तैयार किया जाता है। यानी कंपनी अधिनियम 2013 के किस प्रावधान के अनुसार आपको बैलेंस शीट तैयार किया जाता है? तो कमेंट करके बताएंगे। आपको बताना है कि बैलेंस शीट तैयार करने के लिए किस अनुसूची या भाग का प्रयोग किया जाता है। जूही परवीन का आंसर आ गया है 3 ऑप्शन, जो कि बिल्कुल राइट है। लेकिन ध्यान देंगे कि यदि कोई बीमा कंपनी है, बैंकिंग कंपनी है, बिजली के उत्पादन या आपूर्ति करते हैं, तो ये सब कंपनियां इस अनुसूची के अंतर्गत कवर नहीं किया गया है। ये ध्यान में आपको रखना है। बैलेंस शीट इन कंपनियों को छोड़ के जो प्रारूप बैलेंस शीट को दिया गया है, जो हम लोगों ने अध्ययन किया है, वो अनुसूची 3 भाग 1 के अंतर्गत डिस्क्राइब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेंगे। तुलन पत्र में अर्जित लेकिन प्राप्त नहीं हुआ, यानी बैलेंस शीट में कोई ऐसा इनकम है जो आपको क्या है, प्राप्त नहीं हुआ है, किंतु अर्जित हो रखा है। यानी उस अकाउंटिंग ईयर मान लेते हैं 2021 और 22 का इनकम है, और वो अभी हमें प्राप्त नहीं हो पाया है, तो अकाउंटिंग ईयर के अनुसार इसे बैलेंस शीट में हम लोग लिखेंगे। तो ये कहाँ पे लिखेंगे वो आपको बताना है। इनकम था जो 21-22 में आपको प्राप्त होना था, यदि नहीं प्राप्त हुए हैं तो उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो शो करेंगे नहीं। और ये क्या हो गया, एक्रू हो चुका है, यानी अर्जित है, एक्रूअल है, लेकिन वो प्राप्त नहीं हुआ। तो वो आपको बताना है कि किस कैटेगरी के अंतर्गत बैलेंस शीट में आएगा। एक फर्स्ट ऑप्शन है आकस्मिक देयता, बी ऑप्शन है देयता, सी ऑप्शन है संपत्ति, और डी ऑप्शन है आकस्मिक संपत्ति। तो यहाँ पे देखेंगे, जो इनकम की बात करें तो बैलेंस शीट में देयता के अंतर्गत नहीं आएगा। पहले ऑप्शन आपको समाप्त हो गया। अब इनकम है और एक्रूअल है, तो वो एसेट साइड में आएंगे। अब संपत्ति में भी 2 ऑप्शन है, तो यहाँ पे देखेंगे कि जो इनकम आपको है, एक्रूअल इनकम, अर्जित जो इनकम है, वो आपको 2 गो में से आपको अब छाटना है। तो यहाँ पे देखिए, आकस्मिक संपत्ति जो है ऐसी संपत्ति होते हैं जो इन फ्यूचर में कोई घटना के दौरान आपके पास ये प्राप्त होते हैं। क्या है कि भविष्य पे ये निर्भर रहते हैं। ठीक है। और अब जो आपके पास बचा वो संपत्ति, एक्रूअल इनकम जो है वो आपकी संपत्ति के अंतर्गत आएंगे। ये ध्यान में रखेंगे। आकस्मिक संपत्ति वो संपत्ति है जो इन फ्यूचर में कोई घटना के दौरान आपके पास वो संपत्ति क्रिएट होते हैं, यानी ये भविष्य पे निर्भर रहते हैं। किंतु ये जो एक्रूअल इनकम है, आपको पता है कि हमारी इनकम एक्रू हो चुकी है लेकिन प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन ये आगे आने वाले समय में आपको प्राप्त हो जाएंगे, तो इसे हम लोग संपत्ति के अंतर्गत रखते हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यदि कुछ हो तो ऑप्शन के हिसाब से भी आप छाट सकते हैं, ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। आपको बिल प्राप्ति यानी बिल रिसीवर की बात की गई है। बिल प्राप्ति खाता डॉट डॉट होता है सभी व्यय वाला खाता, ऑप्शन सेकंड है एक आय वाला खाता, और ऑप्शन थर्ड आपको दिया हुआ है एक राजस्व व्यय खाता, और ऑप्शन 4 दिया हुआ एक व्यक्तिगत खाता। तो कमेंट करके आप लोग बताएंगे। चलिए, जल्दी से आप लोग बताएंगे कि बिल प्राप्ति खाता जो है वो किसके अंतर्गत आएंगे। बिल रिसीवर, टू आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का दे रहे हैं।
बिल रिसीवर खाता की प्रकार आपको पूछा है कि पर्सनल अकाउंट होंगे, रियल अकाउंट होंगे या वास्तविक खाता आएंगे, ये आपको पूछा गया है, ये ध्यान में रखेंगे आप लोग। एक आय व्यय खाता, इनकम एवं एक्सपेंस दोनों लिखा हुआ है, जो सेकंड ऑप्शन ये है। यहाँ पे देखेंगे सभी व्यय, तो व्यय तो आपको होगा नहीं। यहाँ पे राजस्व व्यय है, व्यय नहीं है। बिल रिसीवर आपके लिए क्या है, इनकम है। तो वो किस खाते से संबंधित होते हैं, तो बिल रिसीवर अंडर हेड ऑफ द पर्सनल अकाउंट, किसके अंतर्गत आएंगे, पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएंगे, ये ध्यान में आपको रखना, यानी व्यक्तिगत खाता के अंतर्गत आएंगे। तो अकाउंट्स किस अकाउंट के अंतर्गत आएंगे, ये भी आपको ध्यान में रखना, इससे भी आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। जैसे आपको गुडविल, पेटेंट जो है, ट्रेडमार्क है, ये सभी आपको रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है। कोई भी आउटस्टैंडिंग हो तो वो आपको पर्सनल अकाउंट, एक्रूअल हो तो पर्सनल अकाउंट में आएंगे, ये ध्यान में रखेंगे। जैसे बिल प्राप्ति किसके लिए बिहाफ में लिखा जाता है, यानी व्यक्ति के लिखा जाता है, इसलिए इसे पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, उम्मीद है कि इसका आप सभी का कमेंट आएगा। तलपट यानी ट्रायल बैलेंस, क्या है, ट्रायल बैलेंस की बात करें। तलपट के असंतुलन में कौन सी त्रुटि शामिल है, अब आपको बताना है। असंतुलन में यानी जो आपकी ट्रायल बैलेंस है वो मैच नहीं करता है, तो कौन सी त्रुटि के कारण मैच नहीं करता। ऑप्शन ए चूक की त्रुटि, यानी चूक की त्रुटि। सेकंड ऑप्शन है बही सहायक बाहियों का गलत योग। थर्ड ऑप्शन है क्षतिपूर्ति त्रुटि, और फोर्थ ऑप्शन है 1 एंड 3 दोनों। तो कमेंट करके बताएंगे आप लोग कि जो आपकी ट्रायल बैलेंस है वो किस कारण मैच नहीं करता, यानी असंतुलित होते, कौन सी त्रुटि के कारण। चलिए सौरभ जी, जूही प्रवीण का 4 ऑप्शन है जो कि आपका गलत ऑप्शन। देखिए चूक की त्रुटि यानी फुल्ली ओमिशन की बात कर रही है, यानी जो 200 रुपया का एंट्री करना था वो एंट्री हुआ ही नहीं, यानी डेबिट और क्रेडिट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये टोटल गायब है। ठीक है, क्षतिपूर्ति का मतलब है 200 रुपया का एंट्री करना था लेकिन यहाँ पे 20 रुपया का एंट्री हुआ है, और किन्हीं को यदि अनदर जो अकाउंट है उनमें क्या करना था, 20 रुपया का एंट्री करना है लेकिन उन्हें 200 रुपया का एंट्री कर रखा है, तो ये जो है वो आपको क्षतिपूर्ति की त्रुटि कहलाते हैं। कितना का टोटल एंट्री करना था, 220 रुपया का, और एंट्री हो भी रखा 220 रुपया का, लेकिन गलत तरीके से ये एंट्री हो रखा था। तो इससे क्या है, ट्रायल बैलेंस आपको प्रभावित नहीं होंगे, इससे भी आपको प्रभावित नहीं होंगे। जो योग करने में यदि आप गलती करते हैं तो वो आपको ट्रायल बैलेंस प्रभावित हो जाते हैं। तो जो ही परवीन का राइट आंसर फिर से आया था वो 2 ऑप्शन इज द राइट आंसर है। तो चलिए किन्हीं को कोई डाउट है तो वो आप पूछ लेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको समाप्त हो चुके हैं, और जो आपको ट्रायल बैलेंस में क्वेश्चंस आएंगे वो हमने अभी देखा, और आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का ऑप्शन आएगा, नेट प्रॉफिट, लेकिन जो ट्रांजेक्शन होंगे 2-3 ही रहेंगे, ये ध्यान में रखेंगे। ज्यादा लंबा जिस नहीं आज हमने लंबा रखा था उतना लंबा रहेगा नहीं। तो ध्यान रखना, ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंस को सिर्फ इंक्लूड करते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाते हैं तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस या इनडायरेक्ट इनकम को इंक्लूड करते हैं, तो इससे आपको आसानी से निकल जाएंगे। चलिए कोई क्वारी किन्हीं को है तो पूछ लेंगे, कोई भी किन्हीं को क्वारी है वो आप लोग पूछेंगे। आज क्लास हम लोग यहीं पे रखेंगे, कल से हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलिए कोई क्वारी है आप सभी को पूछ लेंगे। चलिए तो ठीक है, क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं, आप लोग तैयारी कीजिए, और आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं।